भारत के इतिहास की गहराइयों में उतरना हमेशा ही मतलब एक बहुत रोमांचक सफर होता है। हाँ बिल्कुल। सोचिए, बर्फ युग खत्म हो रहा है, दुनिया गर्म हो रही है और भारत की जलवायु पूरी तरह बदल रही है। सही कहा। ये सिर्फ मौसम का बदलना नहीं था, ये तो उन शुरुआती इंसानों के लिए आप कह सकते हैं जीवन और मृत्यु का सवाल था। बिल्कुल, ये वो दौर था जब प्रकृति इंसानों को नई चुनौतियां दे रही थी, लेकिन साथ ही नए अवसर भी। हाँ। और आज हम श्रोता ने जो स्रोत हमें दिए हैं उनके जरिए इसी कहानी को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा। कि कैसे बर्फ युग के बाद भारत में मानव जीवन बदला, मध्य पाषाण काल से गुजरा और फिर नव पाषाण काल की दहलीज तक पहुंचा। तो हमारा इरादा यही है कि इन स्रोतों से वो अहम जानकारी निकालें जो हमें बताए कि इन हजारों सालों में तकनीक कैसे बदली, जीने का तरीका, समाज, ये सब कैसे बदला। हाँ, कोशिश यही रहेगी। चलिए तो फिर सीधे मध्य पाषाण काल से शुरू करते हैं। मतलब लगभग 10,000 ईसा पूर्व के आसपास पर्यावरण बदल रहा था, तो इस नए दौर की सबसे बड़ी पहचान क्या थी? देखिए, इस युग की जो सबसे बड़ी तकनीकी पहचान थी वो थे सूक्ष्म पाषाण उपकरण, मतलब माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स। हाँ, जैसा नाम ही बताता है, ये बहुत छोटे पत्थर के औजार थे, अक्सर कुछ सेंटीमीटर लंबे ही होते थे। इतने छोटे औजार? तो क्या ये पहले के जो बड़े भारी औजार थे उनसे बेहतर थे? इनकी जरूरत क्यों पड़ी? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पर्यावरण बदल रहा था, है ना? हाँ। तो शायद बड़े जानवरों की जगह अब छोटे, ज्यादा तेज जानवर, पक्षी, ये सब ज्यादा मिलने लगे। अच्छा। तो इनका शिकार करने के लिए हल्के, नुकीले और ज्यादा कारगर औजारों की जरूरत थी। माइक्रोलिथ्स, जो चर्ट, जैस्पर, एगेट जैसे मजबूत पत्थरों से बनते थे, वो इसी जरूरत को पूरा करते थे। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इनका छोटा साइज इनकी ताकत थी। इन्हें अकेले इस्तेमाल नहीं करते थे ज्यादातर। ओह, तो फिर कैसे? इन्हें हड्डी या लकड़ी के हथों पर लगाया जाता था। फिर बनते थे मिश्रित औजार, जैसे तीर की नोक बन गई, या भाले की यानी, या फिर आरी और हंसिए के तेज धार वाले ब्लेड। अच्छा, मतलब छोटे छोटे हिस्सों को जोड़कर एक बड़ा कारगर औजार बनाना। बिल्कुल। फ्लोटिंग जैसी तकनीकें थी, जिनसे पत्थर से पतले धारदार फलक निकालना आसान हो गया था, जो इस काम के लिए एकदम सही थे। समझ गई, मतलब तकनीक जरूरत के हिसाब से बदल रही थी। ये तो हुई औजारों की बात, पर लोगों के जीने का तरीका वो कैसे बदल रहा था? क्या वो अब भी पूरी तरह शिकारी संग्राहक ही थे? शिकार करना, मछली पकड़ना, कंदमूल इकट्ठा करना, ये सब तो चल ही रहा था। लेकिन इसी दौर में हमें पशुपालन की तरफ, मतलब पहले कदमों के निशान भी मिलते हैं। पशुपालन मध्य पाषाण काल में ही? हाँ, ये वाकई एक बड़ा बदलाव था। देखिए, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ है, राजस्थान में बागोर, इन जगहों पर खुदाई में जानवरों की हड्डियां मिली हैं, खासकर भेड़ बकरी की। अच्छा। जिनसे ऐसा लगता है कि इंसानों ने जानवरों को पालतू बनाना शायद शुरू कर दिया था। आपने बागोर का जिक्र किया। मैंने सुना है कि ये मध्य पाषाण काल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। ऐसा क्यों है? बागोर, हाँ, बागोर राजस्थान हमें उस बदलाव की एक बहुत अच्छी झलक देता है। ये कोठारी नदी के किनारे हैं। यहाँ ना सिर्फ बहुत बड़ी मात्रा में माइक्रोलिथिक्स मिले हैं, बल्कि पालतू भेड़ बकरियों की हड्डियां भी मिली हैं। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि वहाँ झोपड़ियों के फर्श मिले हैं। झोपड़ियों के फर्श मतलब वो एक जगह टिकने लगे थे? बिल्कुल, और व्यवस्थित तरीके से शवों को दफनाया गया है, पश्चिम पूर्व दिशा में लिटाकर। कुछ शवों के साथ तो औजार और गहने भी रखे मिले हैं। ओह! ये सब इशारा करता है कि लोग अब सिर्फ गुजर बसर नहीं कर रहे थे, वो शायद एक जगह टिककर ज्यादा संगठित तरीके से रहने की कोशिश कर रहे थे। ये एक तरह से कह सकते हैं भविष्य के गांवों की नींव रखी जा रही थी। ये तो बहुत दिलचस्प है। अच्छा, और क्या मध्य पाषाण काल के लोगों ने सिर्फ औजार ही बनाए या उनकी कोई कला, कोई आर्ट वगैरह भी थी? अरे बिल्कुल थी। और इसका सबसे शानदार उदाहरण है मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाएं। हाँ, भीमबेटका यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है वो तो। बिल्कुल। यहाँ हजारों साल पहले के इंसानों ने चट्टानों पर अपनी दुनिया उकेर दी है। और ये सिर्फ जानवरों या शिकार के चित्र नहीं है। नहीं, क्या है फिर? ये उस समय के जीवन का आईना है। लोग नाच रहे हैं, गा बजा रहे हैं, शहद जमा कर रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, यहाँ तक कि दफनाने की रस्में भी दिखाई गई हैं। वाह! ये चित्र हमें दिखाते हैं कि वो सिर्फ जी नहीं रहे थे, बल्कि एक सामाजिक, एक सांस्कृतिक जीवन जी रहे थे। ये जानना बहुत अच्छा लगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के कुछ स्थल हैं, जैसे सराय नहर राय और महादहा, ये भी काफी सुने हैं। क्या वहाँ कुछ अलग मिला? हाँ,
गंगा घाटी के ये स्थल हमें मैदानी इलाकों के मध्य पाषाण जीवन की कहानी बताते हैं। सराय नाहर राय, जिसे भारत का सबसे पुराना ज्ञात मध्य पाषाण स्थल माना जाता है। सबसे पुराना? हाँ, ज्ञात स्थलों में सबसे पुराना माना जाता है और पास में ही महादाहा है। यहाँ हमें खंभों पर टिकी झोपड़ियों के सबूत मिले हैं, जिन्हें स्तंभगर्त कहते हैं। अच्छा। यहाँ हड्डी और सींग के औजार जैसे तीर और भाले बहुत मिले हैं और कई चूल्हे एक साथ मिले हैं, जिससे लगता है कि शायद कोई सामूहिक भोज वगैरह होता होगा या सामुदायिक जीवन रहा होगा। कम्युनिटी लिविंग। हाँ, लेकिन एक थोड़ी चौंकाने वाली बात भी है। कुछ कंकालों में तीर धसे हुए मिले हैं। तीर धसे हुए मतलब उस समय शायद आपसी लड़ाई झगड़ा संघर्ष भी होता था। संघर्ष? क्या ये संसाधनों के लिए था या कुछ और वजह? ये कहना तो मुश्किल है, पर यह हमें याद दिलाता है कि जीवन हमेशा शांतिपूर्ण नहीं रहा होगा। शायद संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर या समूहों के बीच तनाव, ये भी उस दौर की सच्चाई का हिस्सा हो सकता है। सही बात है। और इन्हीं जगहों से हमें शवों को अकेले या कभी-कभी जोड़ों में दफनाने के सबूत भी मिलते हैं। एक और स्थल का जिक्र है स्रोतों में, चुपानी मांडो। इसकी क्या खासियत बताई गई है? चुपानी मांडो ये इलाहाबाद के पास बेलन घाटी में है। ये इसलिए खास है क्योंकि ये हमें पुरा पाषाण के शिकारी संग्राहक जीवन से मध्य पाषाण के शुरुआती दौर के व्यवस्थित जीवन की ओर जो बदलाव आ रहा था वो दिखाता है। अच्छा, ट्रांजिशन दिखाता है। हाँ, एक तरह से। यहाँ झोपड़ियों के अवशेष मिले हैं, सिलबट्टे, माइक्रोलिथ्स, ये सब तो है ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खोज है हाथ से बने मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े। मिट्टी की बर्तन? हाँ, मध्य पाषाण काल में? हाँ, और ये दुनिया में मिट्टी के बर्तनों के इस्तेमाल के सबसे पुराने सबूतों में से एक माने जाते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर? ये एक बहुत बड़ा संकेत है। देखिए, मिट्टी को आग में पकाकर बर्तन बनाना, ये दिखाता है कि इंसान अब सिर्फ प्रकृति से चीजें ले नहीं रहा था, बल्कि उन्हें बदल रहा था। बिल्कुल, उन्हें बदलकर अपनी जरूरत के हिसाब से ढाल रहा था। हो सकता है इन बर्तनों का इस्तेमाल अनाज रखने के लिए या पानी या कोई और तरल पदार्थ रखने के लिए होता हो, जो कहीं न कहीं थोड़ा टिक कर रहने वाली जीवन शैली की ओर इशारा करता है, भले ही अभी स्थायी खेती शुरू ना हुई हो। तो अगर संक्षेप में कहें, मध्य पाषाण काल सिर्फ छोटे औजारों का युग नहीं था। ये तो अनुकूलन का, प्रयोग का और धीरे धीरे हो रहे सामाजिक बदलाव का दौर था। कला भी थी, शुरुआती पशुपालन भी, थोड़ी स्थिरता की ओर झुकाव भी, और यहाँ तक कि संघर्ष के संकेत भी। आपने बिल्कुल सही समझा। ये वो पुल था एक तरह से, जिसने शिकारी संग्राहक जीवन को आने वाले बड़े बदलाव यानी नव पाषाण क्रांति से जोड़ा। और यही हमारा अगला पड़ाव है, नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज। इसे क्रांति क्यों कहा जाता है? क्या बदलाव इतने बड़े थे? क्रांति शब्द सुनने में शायद थोड़ा नाटकीय लगे, पर यह बदलाव वाकई में मानव इतिहास के सबसे बुनियादी बदलावों में से एक था। अच्छा, कैसे? इस दौर में इंसान ने प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को ही बदल डाला। सबसे बड़ा बदलाव था खेती यानी कृषि की शुरुआत और पशुपालन का व्यवस्थित विकास। मतलब अब इंसान सिर्फ भोजन ढूंढने वाला, मतलब फूड गैदरर नहीं रहा, बल्कि भोजन पैदा करने वाला फूड प्रोड्यूसर बन गया। भोजन पैदा करना बनाम इकट्ठा करना। हाँ, सुनने में ही ये एक बहुत बड़ा कदम लगता है। इसके नतीजे क्या हुए होंगे? नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले थे। देखिए, खेती का मतलब क्या? एक जगह टिकना। हाँ। टिकने का मतलब गांव बसाना। जब खाना ज्यादा मिलने लगा तो आबादी बढ़ी। सही। ज्यादा लोग तो जरूरतें भी ज्यादा। समाज और जटिल होता गया। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो इसी नींव पर आगे चलकर शहर बने, सभ्यताएं बनी। लेकिन हाँ, ये क्रांति हर जगह एक ही समय पर नहीं आई। जैसे उत्तर पश्चिम में मेहरगढ़ में देखें तो ये लगभग 7000 ईसा पूर्व में शुरू हो गई थी। 7000 ईसा पूर्व? हाँ, लेकिन दक्षिण भारत तक पहुंचते पहुंचते 2500 ईसा पूर्व या उसके बाद का समय आ गया। अच्छा, तो इसमें काफी क्षेत्रीय अंतर था। इस दौर के और क्या तकनीकी पहचानें थीं? औजारों में भी कुछ बदला? हाँ, दो चीजें खास तौर पर उभर कर आती हैं। पहली, पत्थर के औजारों को घिसकर पॉलिश करके चिकना और ज्यादा प्रभावी बनाना। पॉलिश किए हुए औजार? हाँ, सोचिए, एक खुरदुरी कुल्हाड़ी के मुकाबले एक चिकनी पॉलिश की हुई कुल्हाड़ी पेड़ काटने में या लकड़ी चीरने में कितनी ज्यादा कारगर रही होगी। हाँ बिल्कुल, धार तेज हो जाती होगी। और काम आसान,
इससे खेती के लिए जमीन साफ करना या घर बनाना ये सब आसान हो गया। दूसरी बड़ी पहचान थी मिट्टी के बर्तनों का बड़े पैमाने पर बनना और इस्तेमाल होना। मिट्टी के बर्तन तो मध्य पाषाण में भी शुरू हो गए थे, जैसा आपने बताया। हाँ, लेकिन अब ये बहुत बड़े पैमाने पर बनने लगे, पहले हाथ से और फिर बाद में चाक की मदद से भी। चाक का इस्तेमाल? हाँ, और ये बर्तन अनाज रखने, खाना पकाने, पानी भरने, इन सब कामों में बहुत इस्तेमाल होने लगे। चलिए कुछ प्रमुख नवपाषाण स्थलों को देखते हैं। आपने मेहरगढ़ का जिक्र किया था, इसकी क्या अहमियत है? मेहरगढ़, हाँ, ये आज के पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है और ये भारतीय उपमहाद्वीप में खेती और गांव बसाने के सबसे पुराने और सबसे साफ सबूतों में से एक है। लगभग 7000 ईसा पूर्व पुराना। इतना पुराना? और वहाँ क्या-क्या मिला? यहाँ न सिर्फ गेहूं और जौ की खेती के सबूत मिले हैं, बल्कि दुनिया में कपास उगाने का सबसे पहला प्रमाण भी यहीं से मिला है। कपास 7000 ईसा पूर्व में? हाँ। लोग कच्ची ईंटों के बने आयताकार घरों में रहते थे और मृतकों को सामान के साथ दफनाते थे। अच्छा, वो प्रथा जारी रही। हाँ, जो परलोक में विश्वास की निरंतरता दिखाता है। मेहरगढ़ हमें सही मायनों में दिखाता है कि खेती की शुरुआत ने जीवन को कितना बदल दिया था। और भारत के बाकी हिस्सों में खेती के शुरुआती निशान कहाँ मिलते हैं? चावल के बारे में सुना है कि उत्तर प्रदेश के कुछ स्थल बहुत महत्वपूर्ण हैं। हाँ, बिल्कुल। इलाहाबाद के पास बेलन घाटी में ही कोल्डिहवा और महागरा नाम की जगह हैं। कोल्डिवा और महागरा। यहाँ से दुनिया में चावल की खेती के सबसे पुराने साक्ष्यों में से एक मिला है, लगभग 6000 ईसा पूर्व। 6000 ईसा पूर्व में चावल? जी, यहाँ गोल झोपड़ियाँ मिली हैं, मवेशियों को रखने के बाड़े और रस्सी की छाप वाले मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ये दिखाता है कि गंगा के मैदानों में भी खेती और पशुपालन ने जड़ें जमा ली थीं। और कश्मीर के बारे में क्या? बुरज़ोहोम और गुफकराल कहा जाता है कि वो काफी अलग थे। ऐसा क्या था वहाँ? वो वाकई अनोखे हैं। बुरज़ोहोम, जिसका मतलब है भोज वृक्ष का स्थान, और गुफकराल यानी कुम्हार की गुफा। यहाँ लोग जमीन में गड्ढे खोदकर घर बनाते थे। पिट ड्वेलिंग्स कहते हैं इन्हें। गड्ढों में घर? क्यों? शायद कड़ाके की ठंड से बचने का तरीका रहा होगा ये। यहाँ से पॉलिश किए हुए पत्थर के औजारों के साथ साथ बड़ी तादाद में हड्डी के औजार मिले हैं। हड्डी के औजार जैसे? जैसे सुई, बर्छी, हारपून, जो शायद शिकार और मछली पकड़ने में काम आते होंगे। यहाँ के लोग खेती भी करते थे। अच्छा। और बुरज़ोहोम की तो अरसास बात है, वहाँ कुछ कब्रों में इंसानों के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाया गया है। कुत्तों को भी साथ में? हाँ, ये इंसान और जानवर के बीच एक गहरे रिश्ते का शायद सबूत है। ये तो बहुत ही अनोखी बात है। बिहार में चिरांद का भी जिक्र आता है, खासकर हड्डी के औजारों के लिए। चिरांद, हाँ, पटना के पास है ये हड्डी के औजारों, खासकर हिरण के सींगों से बने औजारों के लिए बहुत मशहूर है। हिरण के सींग से? हाँ, यहाँ के लोगों ने हड्डी को तराश कर तरह तरह के उपकरण बनाए थे। बहुत कुशल कारीगर रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ से पॉलिश वाले पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन और चावल, गेहूं, जौ जैसी फसलों के दाने भी मिले हैं। मतलब एक विकसित गांव था। हाँ, एक विकसित कृषि आधारित गांव की पूरी तस्वीर मिलती है। और दक्षिण भारत? आपने कहा था वहां नवपाषाण काल देर से शुरू हुआ, वहां की क्या खासियत थी? दक्षिण भारत में, मतलब कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ नवपाषाण बस्तियां लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास ज्यादा पनपी। बाद में? हाँ, यहाँ कई स्थल मिले हैं, जैसे पिकलीहल, ब्रह्मगिरी, मस्की, हल्लूर। इनकी एक खास पहचान है राख के टीले। ऐश माउंट्स। राख के टीले? हाँ। वो कैसे बने? माना जाता है कि ये टीले लंबे समय तक एक ही जगह पर जानवरों का गोबर इकट्ठा करके जलाने से बने हैं, जो दिखाता है कि पशुपालन, खासकर मवेशी पालन, यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक बहुत अहम हिस्सा था। और खेती? यहाँ गेहूं, जौ की जगह मुख्य रूप से रागी जैसे मोटे अनाज की खेती होती थी। अच्छा, तो फसलें भी अलग थीं। हाँ, ये जो क्षेत्रीय भिन्नता है, ये इस सवाल को जन्म देती है कि नवपाषाण जीवन शैली अलग अलग इलाकों में कैसे फैली और वहाँ के माहौल के हिसाब से कैसे ढली। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें, मध्य पाषाण काल के वो लोग जो बदलते माहौल में ढल रहे थे, माइक्रोलिथ्स का इस्तेमाल कर रहे थे, वहां से हम नवपाषाण काल के स्थायी किसानों तक पहुंचते हैं, जिनके पास पॉलिश किए हुए औजार थे, मिट्टी के बर्तन थे और सबसे बढ़कर खेती का ज्ञान था। बिल्कुल सही। अगर हम मुख्य बातों को संक्षेप में कहें तो मध्य पाषाण काल यानी ये बदलते पर्यावरण में ढलना, वो माइक्रोलिथ तकनीक, पशुपालन और कला की शुरुआत, और नवपाषाण काल मतलब
कृषि और पशुपालन का पक्का होना, गांव वसना, पॉलिश किए औजार, मिट्टी के बर्तन, जिसने इंसान के जीने का ढंग ही मौलिक रूप से बदल दिया। हाँ। पर यह भी याद रखना जरूरी है कि ये बदलाव एकदम से नहीं हुआ। कुछ मध्यपाषाण तकनीकें, जैसे कुछ तरह के माइक्रोलिथ्स, वो नवपाषाण काल में भी इस्तेमाल होते रहे। तो ये क्रमिक विकास भी था। ये यात्रा वाकई अद्भुत रही। कैसे हजारों सालों में भारत की धरती पर मानव समाज ने अपनी पहचान बनाई। श्रोता द्वारा दिए गए स्रोतों के आधार पर हमने आज मध्यपाषाण और नवपाषाण काल की कहानी के कुछ अहम पहलुओं को समझने की कोशिश की। हाँ, और अंत में एक सवाल छोड़ना चाहूंगा मैं। हाँ। हमने देखा कि मध्यपाषाण काल में भी सराय नहर राय जैसी जगहों पर संघर्ष के कुछ संकेत मिले थे। हाँ, वो तीर वाली बात। अब सोचिए, जब नवपाषाण काल में खेती आई, जमीन पर हक जमा, संसाधनों पर नियंत्रण बढ़ा, तो क्या इसने इंसानों के बीच सहयोग के साथ साथ संघर्ष की संभावनाओं को और जटिल नहीं बना दिया होगा? ये तो सोचने वाली बात है। ये स्थायी जीवन, ये गांव, ये अपने साथ किस तरह की नई सामाजिक चुनौतियां लेकर आया होगा? बिल्कुल, ये वाकई सोचने वाली बात है कि प्रगति अपने साथ कौन सी नई उलझनें लाती है। इसी विचार के साथ आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं।